हेलो स्टूडेंट्स। हम सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में कल हम कर रहे थे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे फर्म की हानियां। देखिए, यदि किसी फर्म को 1 अप्रैल 1992 को अथवा इसके पूर्व प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई हानि होती है जो फर्म की किसी अन्य आय से पूरी नहीं हो सकी हो तथा जिसे साझेदारों में बांट दिया गया हो, परंतु साझेदार द्वारा 1 अप्रैल 1993 को प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के पूर्व इसकी पूर्ति नहीं की जा सकी हो, तो ऐसी हानि को फर्म के लाभों से पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि वह साझेदार फर्म में साझेदार बना रहता है। अब इसके संबंध में एक चीज़ जो कर निर्धारण वर्ष 93-94 से शुरू हुई, अब क्या है कि कर निर्धारण वर्ष 93-94 से फर्म स्वयं ही अपनी हानियों को पूरा करने के लिए आगे ले जा सकती है, उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी फर्म के संविधान में परिवर्तन होता है, तो फर्म को अपनी हानियों के उस भाग को आगे ले जाकर पूरा करने का अधिकार नहीं होता जो अवकाश प्राप्त अथवा मृत साझेदार के हिस्से की है। लेकिन यदि करंट जो ईयर है हमारा, जो चालू गत वर्ष है, उससे मृतक साझेदार की अथवा अवकाश प्राप्त साझेदार की फर्म में कोई आय है, तो फर्म के पिछले गत वर्ष की हानि को उस आय की राशि तक पूरा किया जा सकता है, इससे अधिक को नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कुछ विशिष्ट कंपनियों की दशा में हानियों को आगे ले जाने एवं उन्हें पूरा करने के संबंध में भी धारा 79 में कुछ प्रावधान हैं। जैसे एक ऐसी कंपनी की दशा में जिसमें जनता का समुचित हित नहीं होता। गत वर्ष में यदि अंशधारियों में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो गत वर्ष के पहले की हानियों को गत वर्ष के लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ अगर हम बात करें समुचित हित की, तो यदि गत वर्ष के अंतिम दिन कंपनी के 51% जो वो वोटर राइट्स हैं, मताधिकार हैं वाले अंश हैं, उन्हीं व्यक्तियों के पास हैं जिनके पास ये उस गत वर्ष में थे जिसकी हानि को पूरा करना है, तो पिछले गत वर्ष की हानि गत वर्ष में पूरी हो सकती है। अब कुछ दशाओं में ये प्रावधान लागू भी नहीं होते हैं, जैसे अंशों की सीमा में परिवर्तन अंशधारी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप हुआ हो अथवा किसी अंशधारी द्वारा अपने किसी संबंधी को उपहार में के रूप में अंश हस्तांतरित कर देने के कारण हुआ हो, तो भी अंशों में हुआ परिवर्तन लागू नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो जब कंपनियों का अमलगमेशन होता है, एकीकरण होता है या अविलियन होता है, इन दशाओं में भी संचित हानियाँ एवं अशोधित ह्रास के लिए उनकी पूर्ति के लिए आयकर अधिनियम की धारा 72A में कुछ प्रावधान रखे गए हैं। जैसे यदि किसी ऐसी कंपनी का एकीकरण जो औद्योगिक उद्यम अथवा जहाज अथवा होटल की स्वामी है किसी दूसरी कंपनी में किया जाता है, अथवा बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 की उपधारा C में वर्णित बैंकिंग कंपनी का एकीकरण विशिष्ट बैंक में किया जाता है, अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की वायुयान संचालित करने वाली कंपनी का एकीकरण किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की वायुयान संचालन का व्यवसाय करने वाली कंपनी में किया जाता है, तो एकीकृत होने वाली कंपनी की संचित हानियाँ तथा अशोधित ह्रास एकीकरण करने वाली कंपनी की उस गत वर्ष की हानि एवं अशोधित ह्रास छूट माने जाएंगे जिस गत वर्ष में एकीकरण हुआ था, तथा हानियों की जो पूर्ति है तथा आगे ले जाने एवं ह्रास की छूट संबंधी अधिनियम की व्यवस्थाएं ठीक उसी प्रकार लागू होगी जैसे पूर्व में लागू हो रही थी। इसी तरीके से एकीकरण करने वाली कंपनी को हानियों को पूरा करने एवं आगे ले जाने और जो डेप्रिसिएशन की छूट है उसको प्राप्त करने संबंधी वही सुविधाएं प्रारंभ होगी जो कि सामान्य दशाओं में होती है। तो एकीकरण करने वाली कंपनी जो है
उसको एकीकरण की योजना के तहत एकीकृत होने वाली कंपनी से प्राप्त संपत्तियों में से कम 75% पुस्तक मूल्य के बराबर संपत्तियां एकीकरण की तिथि से लगातार कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक अपने पास रखनी होगी। इसी तरीके से एकीकृत होने वाली कंपनी के व्यवसाय को एकीकरण करने वाली कंपनी एकीकरण होने की तिथि से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए चालू रखेगी। तो एकीकृत होने वाली कंपनी जो है उसकी भी कुछ शर्तें हैं जो उसे पूरी करनी आवश्यक है। जैसे जिस व्यवसाय की एकत्रित हानियाँ हैं या अशोधित ह्रास है, उस व्यवसाय को एकीकृत होने वाली कंपनी 3 या अधिक वर्षों से चला रही हो। साथ ही साथ एकीकरण होने के दिन एकीकृत होने वाली कंपनी द्वारा धारित स्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य के कम से कम 3/4 मूल्य की संपत्तियां 2 वर्ष पूर्व से लगातार उसके पास रही हो। तो ये कुछ शर्तें हैं जो पूरी करना आवश्यक है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, नटशेल में अगर हम इसको देखें तो समझाया गया है कि एक ही शीर्षक की आय में अन्य स्रोत के साधन की आय से पूर्ति, जो हमने डिस्कस की। एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति, जो कि हमने देखा। अब आगे ले जाने के संबंध में देखिए, एक खाली सट्टे के व्यापार की हानि और दौड़ के घोड़े रखने की हानि 4 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है। बाकी व्यवसाय एवं पेशे की हानियाँ, अल्पकालीन पूंजी हानियाँ, दीर्घकालीन पूंजी हानियाँ, मकान संपत्ति की हानि, ये 8 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है। धारा 35 एडी में वर्णित निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि और फर्म की हानि जो है, इसके संबंध में जो निर्दिष्ट व्यवसाय है उसकी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन फर्म की हानि नियमानुसार ही पूरी की जा सकती है। इसी तरीके से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के कुछ और बिंदु हैं, जैसे कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 में बंद हुए व्यापार की हानियों की पूर्ति भी हानि के वर्ष से निर्धारित 8/4 वर्षों तक ही की जा सकेगी। जैसी भी हानि, अगर मान लो सट्टे के व्यापार की हानि है तो 4 वर्षों तक, और अन्य किसी व्यवसाय की हानि है तो 8 वर्षों तक उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसी तरीके से कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से मकान संपत्ति की हानि को आगे लाकर पूरा करने संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया है। लॉटरी, वर्ग पहली, जुआ आदि की आय में से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। 2002-2003 कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का अशोधित ह्रास कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 में अन्य किसी भी आय से पूरा किया जा सकेगा। शेष अशोधित ह्रास अगले कर निर्धारण वर्षों में व्यापारिक अथवा पेशे के शीर्षक में आय नहीं होने पर अन्य किसी भी शीर्षक की आय वेतन शीर्षक को छोड़कर उससे पूरा किया जा सकता है। इसी तरीके से कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से बंद हुए व्यापार के अशोधित ह्रास को भी पूरा किया जा सकता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी पूरा किया जा सकता है। और देखिए गर्ल्स, आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि आयकर अधिनियम की सेक्शन 80 में सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर लॉसेस, हानियों के लिए नक्शा दाखिल करना संबंधी प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत करदाता धारा 139 की उपधारा 3 की व्यवस्थाओं के अनुसार हानि का नक्शा दाखिल नहीं कर देता है, तथा जब उस पर कर निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक वह इस हानि को आगे नहीं ले जा सकता, यानी कि उसे रिटर्न फॉर लॉसेस को भी सबमिट करना अनिवार्य है। इसी तरीके से व्यापारिक हानि, ह्रास एवं अशोधित व्ययों की पूर्ति का भी एक क्रम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यवहारिकता में, या हम जिसको बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ लेके जाते हैं, तो यदि किसी वर्ष ह्रास, व्यापारिक हानियाँ या अन्य अशोधित व्यय आगे लाए जाते हैं तो व्यापारिक लाभों से उनकी पूर्ति करते समय निम्नलिखित क्रम को अपनाना चाहिए। जैसे चालू वर्ष का वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी पूंजी व्यय, चालू वर्ष का ह्रास, आगे ली गई व्यापारिक हानियाँ, परिवार नियोजन संबंधी अशोधित पूंजी व्यय, ये एक सुविधा खाली की कंपनी करदाता को है। पिछले वर्ष के अशोधित ह्रास और वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अशोधित पूंजी व्यय। तो ये क्रम अपनाना चाहिए, और इस क्रम में ये एक असेसी को सुविधा दी गई है, क्योंकि कुछ जैसे अशोधित ह्रास है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
तो इसे बाद में भी पूरा किया जा सकता है। तो व्यापारिक लाभों से पूर्ति करते समय हम इसी क्रम को अपनाएंगे, अन्य आय से पूरी करते समय हम इस क्रम को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आगे लाई गई जो व्यापारिक हानियाँ हैं वो केवल व्यापारिक लाभों से ही पूरी की जा सकती है, अन्य किसी आय से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो हमने स्टूडेंट्स ये देखा कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में अगर हम असेसी को एक तरीके से, जैसे हम कहना चाहिए टैक्स प्लानिंग हम अगर करना चाहते हैं, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस की हमारी प्रैक्टिस हम नहीं रखना चाहते हैं, तो एक असेसी आयकर अधिनियम में इतने प्रावधान हैं जिसमें वो नियोजित तरीके से अपनी आय को व्यवस्थित करके कर जो है वो उसका नियोजन कर सकता है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे गर्ल्स अन्य बिंदुओं पर। धन्यवाद।